मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम कहना चाहिए इन्वायरमेंट का हम लोग टॉपिक 4 का भाग हम लोग 5 देखेंगे। भाग 4 हम लोग देख चुके थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी फिलहाल जो है वन संसाधन के ऊपर हम चल रहे थे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। इससे पहले हम लोग भारत में वन संसाधन की स्थिति देख चुके थे। अब जो है हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो है वन संसाधन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा जो वनाच्छादित वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे भारत में अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में मिजोरम लिखवाया था, आप उसको सुधार कीजिएगा, लक्षद्वीप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही ओवरऑल पूछता है तो फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक, फिर देखिए मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत हैं, 16। मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत हैं, 16 वन व्रत हैं। वन मंडल कितने हैं, 62 वन मंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है और सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है, वो खंडवा है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्लस प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछेगा तो बालाघाट, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है जिला वो भी बालाघाट है। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल उज्जैन में और प्रतिशत की दृष्टि से भी उज्जैन, इसलिए इसको एक साथ याद कर लीजिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्लस प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत के हिसाब से आगे है बालाघाट, और न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ में और प्रतिशत में भी न्यूनतम जो है वो है आपका उज्जैन। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें कि जो संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो जो संरक्षित वन होते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में जो है कितने परसेंट है, 33% है। कितने परसेंट है, 33% है। फिर जो संरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन हो गया, फिर हो गया आपका आरक्षित वन, ये है 65%, और बचे आपके फिर अवर्गीकृत वन, वो है 2%। ठीक है, तो उसको कैसे याद करेंगे, SAA है ना, सा, है ना। तो संरक्षित 33, आरक्षित है ना, संरक्षित, फिर उसके बाद आरक्षित 65% और अवर्गीकृत वन है 2%। संरक्षित वन कितने हैं, 33%, आरक्षित है 65% और अवर्गीकृत वन है जो आपके वो है 2%। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस तरीके के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो है उष्णकटिबंधीय टाइप के। ठीक है, फिर जलवायु के हिसाब से अगर हम वनों को डिवाइडेशन करें मध्य प्रदेश में तो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है वो मालवा और सतपुड़ा का रीजन है। ठीक है, मतलब मालवा और जो सतपुड़ा का जो रीजन है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या कौन कौन से होंगे पौधे मिलेंगे आपको, यहाँ पे पेड़ कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, वो है सागौन, शीशम, नीम और पीपल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में विशेषता क्या है कि 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, और मालवा और सतपुड़ा का ये क्षेत्र आता है, सागौन, शीशम, नीम और पीपल आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्ण से 50, तो 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश है ना, इधर हो गया पर्ण और पर्ण हो गया 50, 50 से 100, तो बघेलखंड और सतपुड़ा। तो यहाँ भी साल, सागौन और बांस। ठीक है, क्या पाया जाता है, साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है और बांस पाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर का एक क्षेत्र है ना, जहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे हर्रा है, पलास है, हल्दू है, तेंदू है और बबूल है। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, मध्य भारत का पठार है ना, मतलब चंबल बेल्ट में। ठीक, उस चीज को आप लोग याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और सागौन का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया था, ट्रैक्टोना ग्रैंडिस होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है ट्रैक्टोना ग्रैंडिस।
तो ये 19.3% भाग पर जो है आपके सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर साल, साल को हम लोग कहते हैं सोरिया रोबस्टा, ये पाया जाता है 4.1%। शीशम का वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिस्सू। फिर तेंदू, तेंदू जो है तेंदू पत्ते से बीड़ी बनती है ना, और सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में 60% जो है तेंदू पत्ते का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब तेंदू पत्ता का जो है 60% उत्पादन कौन करता है? अकेला मध्य प्रदेश करता है पूरे भारत का। ठीक, और सबसे ज्यादा आपको बीड़ी कारखाने भी यही मिलेंगे, खासतौर पे आपके जबलपुर में। ठीक, फिर और तेंदू का वैज्ञानिक नाम क्या है देख लीजिएगा, डायोस्पाइरोस मेलेन ऑक्सिलोन। डायोस्पाइरोस मेलेन ऑक्सिलोन, ये जो है आपके तेंदू का वैज्ञानिक नाम है। फिर हो गया खैर, खैर का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु। खैर से जो है कत्था बनता है ना, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। खैर किस काम आता है? कत्था बनाने के लिए, और खैर का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु। फिर हर्रा, हर्रा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है अवेचेनिया मेरिना। ठीक है, इसका उपयोग टैनिंग बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका हर्रे का उपयोग क्यों किसके कहाँ होता है? टैनिंग बनाने के लिए। ठीक, जिसको हम लोग चपड़ा कहते हैं, चपड़ा लगाते हैं ना सील, हाँ तो वही है। बहड़ा, बहड़ा मतलब टेमेनिया बेलेरिका। बहड़ा का क्या है वैज्ञानिक नाम? टेमेनेलिया बेलेरिका। ठीक है, हर्रा है, बहड़ा है, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर हो गया लाख, लाख जो है पलाश के पेड़ पर पाया जाता है। लाख कहाँ पाया जाता है? पलाश के पेड़ पे। आप लोग देखे होंगे जो पलसे के पेड़ होते हैं उस पे जो है ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के और ऐसे थोड़ा वो लगे होते हैं, है ना, जैसा इस टाइप से कुछ पलाश के ऐसे पेड़ों में ऐसे इस टाइप के लगे होते हैं ना। जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लाख क्या होता है ना। काफी महंगा बिकता है लाख, इससे चूड़ियां वगैरह भी बनती है ना, और भी बहुत सारे रंग रोगन के काम भी इससे होते हैं ना। फिर हो गया भिलाला, भिलाला का वैज्ञानिक नाम है सेमेकेपर्स एनाकार्डियम। भिलाला का वैज्ञानिक नाम क्या है कि सेमेकेपर्स एनाकार्डियम, जो कि छिंदवाड़ा में इसका कारखाना है। ठीक है, भिलाला, भिलाला से चपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ है? छिंदवाड़ा में इसका जो है कारखाना है। फिर कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मतलब IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो कि भोपाल में है। ठीक है, ये भोपाल में है, जो कि 1978 में बना था। फिर भारतीय वन अनुसंधान, क्या है? भारतीय वन अनुसंधान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है आपके जबलपुर में, जो कि 1963 में बना था। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्य कार्यालय है वो है देहरादून में, लेकिन उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जो कि 1963 में बना था। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश वन विकास निगम। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना भोपाल में 1975 में हुई थी, इसका हेड ऑफिस वहीं पे है। ठीक, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1974 में आया था। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम 1964 में। मध्य प्रदेश में जो है वनोपज एक्ट जो है 1969 को आया था, 1969 को आया था। मध्य प्रदेश काष्ठ चीरण मतलब लकड़ी चीरने का जो काम होता है वो अधिनियम जो था वो आया था 1984 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम, ये 2005 में भोपाल में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर वनों का जो है 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, 1970 में जो है मध्य प्रदेश ने कहना चाहिए वनों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य जो है जिसने वनों का जो है राष्ट्रीयकरण किया, 100% राष्ट्रीयकरण किया, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 25.11% भाग पर वन पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो बांस का राष्ट्रीयकरण है वो 1973 में हुआ था, और आपदा प्रबंधन संस्थान 1987 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन संस्थान ये भी कहाँ पर है? ये भी भोपाल में, इसको याद रखना। ठीक है, 1987 में। फिर मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण, ये भी भोपाल में है, 2004 में। ठीक है, और साल बीज का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1975 में। देखो 1973 में काय का हुआ राष्ट्रीयकरण बांस का, 1975 में जो हुआ साल बीज का हुआ। ठीक है, और 1970 में वन का राष्ट्रीयकरण हुआ। मतलब 70, 73 और 75 ये तीनों डेटों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से। फिर मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो 12 नेशनल पार्क मतलब 12 राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हाँ 12 जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और 30 जो है आपके वो है सेंचुरी अर्थात अभ्यारण्य।
ठीक है। तो नेशनल पार्क कितने हैं? 12 नेशनल पार्क हैं और सेंचुरी कितनी है? 30 सेंचुरी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश में जो है, ये बात तो रही कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है टाइगर प्रोजेक्ट है। पूरे भारत में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? 52, और 53वां बनने वाला है। वाल्मीकि, कल आपको बताए थे ना। घासीदास, घासीदास कहाँ पे है? आपके कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। तो अगर हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश के 5 नेशनल पार्क में और 1 सेंचुरी में जो है क्या चल रहा है? आपका टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 5+1, इसलिए यहां लिखे क्या है हमने? 5+1। तो इसमें 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और 1 जो है इसमें आपका क्या है? अभ्यारण्य है। तो 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कान्हा है, फिर सतपुड़ा है, फिर बांधवगढ़ है, फिर पेंच है और फिर पन्ना है। तो इस तरीके से ये 5 नेशनल पार्क हैं और 1 अभ्यारण्य है रातापानी, जो कि रायसेन में है, ठीक है। और 2010 से यहाँ पे संचालित हो रहा है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे। फिर उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान है ना, ये कहाँ पर है? वन संस्थान, सॉरी ये जबलपुर में है, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, इसको सुधारिएगा। ये जबलपुर है, हाँ, इसको सुधार लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जो है जबलपुर में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट और बैतूल में, ठीक है ना। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र मतलब जो रेंजरों की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 जगह पर होती है ना। तो सबसे पहले बालाघाट में कॉलेज खुला, रेंजर कॉलेज 1979 में, और फिर 1980 में बैतूल में। मतलब 1979 में कहाँ पे खुला? बैतूल, बालाघाट में, और 1980 में बैतूल में। तो बैतूल और बालाघाट ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जो है जो ट्रेनिंग होती है, किसकी? रेंजर लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो बालाघाट का कॉलेज कब बना? वो 1979 में बना, और बैतूल में बना 1980 में। तो 1 साल के आजू बाजू इनका सिस्टम रहा है, ठीक। फिर वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान, ये इसका जो है कार्यालय ये है छिंदवाड़ा में, ठीक है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास, तो यहाँ कोडवर्ड क्या है? मानव विकास संस्थान। तो मानव विकास जो है छिंदवाड़ा से, ठीक है। वन प्रबंधन वाला जो है वो है आपका बालाघाट, बैतूल। फिर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, 8 जगह पर जो है मध्य प्रदेश में जो है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। कितने स्कूल हैं? 8 जगह पर है, ठीक। फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसका जो टोटल एरिया है वो है 1945 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 1945 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है? आपका कान्हा किसली, ठीक, कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा बालाघाट को भी टच करता है, लेकिन इसका मुख्य जो जिला है वो मंडला ही है, क्योंकि उसका सारा काम वहीं से संचालित होता है, ठीक है। तो मंडला के अंतर्गत आने वाला जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसकी जो टोटल अगर हम लोग इसका डायमेंशन देखें तो पूरा इसका 1945 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है, जिसमें 1005 इसका जो है 1005 किलोमीटर का जो है पूरा क्षेत्र वो आता है आपका बफर एरिया में, और 940 किलोमीटर आता है वो कोर एरिया में। तो बफर एरिया और कोर एरिया, तो कोर एरिया ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी प्रकार की जो मानवीय गतिविधि होती है उसको पूर्ण रूप से वहां पर क्या किया जाता है, उसकी मनाही रहती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप वहां पर नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा, कोर एरिया में। और बफर एरिया में जो है थोड़ी बहुत लकड़ी कटाई, पशु चराई ये हो सकता है, लेकिन वो भी नियंत्रित ढंग से होता है, ठीक है। उस पर भी ये रहता है नियम कि आप गीली लकड़ी का जो निस्तार नहीं कर सकते, सूखी लकड़ी का निस्तारण कर सकते। अगर कुछ आपको काटना भी है तो उसमें फॉरेस्ट वाले की अनुमति आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई पेड़ अगर काट रहे हो तो अगर आपने बगैर बताए काटा तो उस पे जो है आप आपराधिक श्रेणी में आ जाओगे, ठीक। आप मत काटना, आपको मना कर रहा है ना। तो जो कान्हा है, कान्हा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। शुरू में ये 1933 में एक अभ्यारण्य था, 1955 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान की शक्ल दे दी गई, ठीक है। और 1974 से ही यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सारे पॉइंटों को याद रखिएगा कि
1933 में ये अभ्यारण्य बना कान्हा टाइगर रिजर्व। 1955 में जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका नेशनल पार्क बन गया। पहले अभ्यारण्य था, फिर नेशनल पार्क बना 1955 में, और 1974 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, फिर पन्ना, पन्ने का जो पूरा क्षेत्र है वो पन्ना का 543, पन्ना 543 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1981 में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई, और 1995 में जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट आया। ठीक है, पन्ना 1981, फिर 1995 और टाइगर प्रोजेक्ट, इस चीज को याद रखिएगा। तो पन्ना का पूरा क्षेत्र कितना है, 543 वर्ग किलोमीटर का। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और 1995 में यहाँ पे जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। फिर सतपुड़ा की अगर हम लोग बात करें तो सतपुड़ा की स्थापना भी कब हुई थी। सतपुड़ा का जो टोटल वर्ग क्षेत्र है वो है 525 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, और 1983 में जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हुआ। ठीक, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ की जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 437 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। बांधवगढ़ जो है 1968 में बना था, है ना, नेशनल पार्क। कब बना था ये, 1968 में। और इसकी एक विशेषता है कि 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। बांधवगढ़ क्या है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये कहाँ पर है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहीं पर सफेद शेर भी पाए जाते हैं। और बाघों के घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक बाघों का जो घनत्व है पूरे देश के अंदर, वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है। बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है डेंसिटी वाइज, जो सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, क्योंकि इसका एरिया छोटा है लेकिन टाइगर ज्यादा है, इस कारण ये है सबसे ज्यादा घनत्व वाला ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र बन जाता है पूरे भारत का। ठीक है, मध्य प्रदेश ही नहीं, याद रखना पूरे भारत का है। और बांधवगढ़ जो है 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। ठीक, यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, बांधवगढ़ में 1993 में। फिर माधव, बांधव का छोटा भाई माधव, अगर ये 437 है तो माधव कितना है, 337 वर्ग किलोमीटर। ये 1968 में बना था बांधव, तो माधव बना 1958 में। ठीक है, और माधव की क्या विशेषता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, आगरा मुंबई, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ जो है 717 किलोमीटर की है, वो यहाँ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, माधव नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। और जॉर्ज कैसल नाम का जो भवन है वो भी यहीं पर ही है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर पेंच की हम लोग बात कर लें कि तो पेंच का जो है टोटल लेंथ जो है इसकी 293 किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं 293 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है। फिर 1992 में जो है यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ, कहाँ पर, पेंच में। फिर संजय की हम लोग बात करें तो संजय जो है 466 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, और 1983 में जो है ये बना था। ठीक है, फिर वन विहार है भोपाल में, 4.4 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। ठीक, और ये 1979 में जो है आपका क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करें तो मात्र 0.2 किलोमीटर का क्षेत्र है, और ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो लगभग सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जहाँ टीपीटीपी लिखा हुआ है, टीपी का मतलब होता है टाइगर प्रोजेक्ट। टीपीटीपी का मतलब क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, कई जगह पे लिखा हुआ देखो टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, ये भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है आपका, है ना, पेंच 2 3 3। हाँ, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में तो कौन सा है, कान्हा टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा बोलेंगे तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, आपके डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसी क्रम में इसको जमाया भी गया है, देख लीजिएगा इसको, है ना। फिर और 2010 में कहाँ पे आया, रातापानी रायसेन में जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस चीज को भी आप लोग याद रख लेना, रातापानी कहाँ पर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर व्हाइट टाइगर सफारी, ठीक है, 3 अप्रैल 2016 को, ठीक है, व्हाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को मुकुंदपुर सतना में इसकी शुरुआत हुई। ठीक, फिर पन्ना में गिद्ध संरक्षण किया जाता है। ठीक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। सर्प उद्यान कहाँ पर है, भोपाल में। कभी आप भोपाल जाएंगे तो सर्प उद्यान जाना, वो भोपाल में। फिर रेप्टाइल पार्क है ना, रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, पन्ना में है। राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान 27 जून 1963 को स्थापना हुई, है ना, राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो इसको कहते हैं सफरी, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सफरी, राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, सफरी कहेंगे। तो सफरी की शुरुआत कब हुई थी, 27 जून 1963 को। फिर जंगल गलियारा योजना, कौन सी योजना, जंगल गलियारा योजना 1999 में। लोक वानिकी भी 1999 में, है ना। फिर हमने बताया कि क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से कान्हा टाइगर रिजर्व, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है आपका
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही, ये है सागर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में। और आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है राला मंडल जो कि इंदौर में है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे फैक्ट कहीं पूछ ले, हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ। इससे उनको भी फायदा है, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल जाएगा, और जो अभी ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं चंबल अभ्यारण्य। फिर चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। यहाँ पर तो चंबल केन सोन घड़ियाल, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? चंबल अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर भी घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। चंबल अभ्यारण्य है मुरैना में। केन अभ्यारण्य है छतरपुर में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और सोन है ना, तो सोन अभ्यारण्य जो है ये है सीधी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। फिर घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है? घाटी गांव है ग्वालियर में, है ना। और करेरा जो है शिवपुरी में। तो घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य, दोनों अभ्यारण्य में सोन चिड़ैया मतलब सोहन चिड़िया, जिसको कि हम लोग गोदावण भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, उसका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। फिर सैलाना जो कि रतलाम में है और सरदारपुर धार में है। तो यहाँ पर दूधराज, जिसको कि हम खरमेर पक्षी भी कहते हैं, उसका यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर नौरादेही, हमने बताया था कि नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से। तो नौरादेही और गांधी सागर जो है वो मंदसौर में है। तो नौरादेही और गांधी सागर दोनों अभ्यारण्य ऐसे हैं जहां पर नील गाय, जिसको रोजड़ा कहते हैं, उसका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। फिर गौ अभ्यारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? गौ अभ्यारण्य है सुसनेर पड़ता है आगर मालवा में, ठीक है, आगर में, इसको याद रखेंगे। फिर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा जो है जंगली पशु सर्वाधिक पाया जाता है? वो है चीतल। कौन पाया जाता है? चीतल पाया जाता है। और जबलपुर को हम आम जिला कहते हैं, मतलब वहां सर्वाधिक आम पाया जाता है। और जो पन्ना है, पन्ना को हम लोग आंवला जिला कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है? ज्यादा आंवला ज्यादा पाया जाता है। तो जबलपुर को आम जिला और पन्ना को हम कहते हैं आंवला जिला, ठीक है। इसको ये भी याद रखेंगे। फिर एक पॉइंट आप ये भी याद रखना कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो कान्हा टाइगर जो रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व की विशेषता ये है कि पूरे विश्व में जो बारहसिंगा है, बारहसिंगा की एक प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति। तो ब्रेडरी प्रजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? वो है आपके कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है, ठीक है। हालांकि लोग यहाँ टाइगर देखने आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र क्या है? वो है आपका बारहसिंगा भी है, ठीक है। टाइगर तो है ही, लेकिन उसके साथ में बारहसिंगा भी, क्योंकि ब्रेडरी प्रजाति उसकी पाई जाती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और सतपुड़ा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके कृष्ण मृग, ठीक है, वो भी चीतल का ही एक प्रजाति है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। तो लगभग मैंने आपको सारी चीजें यहाँ बता दी हैं। आपका काम है पढ़ने का, मेरा काम पढ़ाने का है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना।